हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 31 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 31 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती दवा ये बनाई है? तो ये बनाई गई है मलेशिया के द्वारा। किस देश के पासेलो डेल प्राडो और रेटिरो पार्क को यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो ये स्थित है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। किस राज्य के कृषि उत्पादों की पहली खेप यूएई को एक्सपोर्ट की गई है? तो ये उत्तराखंड से भेजी गई है। दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका ये जो शिखर सम्मेलन होने वाला है इसे होस्ट करेगा श्रीलंका। साथ ही इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है? 7। किस राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनेस्को के द्वारा किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला जिसका नाम है चंकिलो, इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है? तो ये स्थित है अमेरिका में। देखिए, अभी यूनेस्को का आप कह सकते हैं ये जो 44वां सत्र चल रहा है, इस बीच कई देश के कई ऐसे स्थल हैं जिन्हें हेरिटेज का दर्जा दिया जा रहा है। और ये जो सम्मेलन है ये 30 जुलाई तक चलना था, जो कि अब हो सकता है समाप्त हो गया हो। तो देखिए, अभी क्या हुआ है कि ये जो पूरा सम्मेलन रहा है जो कि पूरे एक हफ्ते तक चला है, इसमें भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया था। दोनों के ही नाम मैंने आप लोगों को बताए थे। एक तो है रामप्पा टेम्पल, कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। फिर दूसरा था धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। और स्पेन के भी 2 स्थलों के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए थे। अब आप याद कीजिए कि सबसे पुरानी वेधशाला चंकिलो नाम है, यूएसए से रिलेटेड है, इसे यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इस वेधशाला के बारे में, तो ये लगभग 2300 साल पुराना है। 2300 साल पुराना ये एक पुरातात्विक खंडहर है जिसे अब यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अजौले। अच्छा, भारत में यूनेस्को की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये है एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। अब हम जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर, यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडन और उपराष्ट्रपति यहाँ की है कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं। इसके अलावा हम अमेरिका से ही रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि चर्चे में रहे हैं। पहला तो आप लोगों को याद रखना है कि हाल ही में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इनके द्वारा अफगान प्रवासियों के लिए $100 मिलियन के आपातकालीन फंड को मंजूरी दी गई है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि हाल ही में अमेरिका ने मानव की अंतरिक्ष यात्रा के लिए ब्लू ऑरिजन को मंजूरी दे दी है, जो कि किसकी है? जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी है। तीसरा आपको ये याद रखना है कि हाल ही में बगराम एयरबेस जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, इसे खाली कर दिया गया है अमेरिका की सेना के द्वारा। नेक्स्ट आप लोगों को ये याद रखना है कि हाल ही में ये ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो चुका है। और पांचवा आप लोगों को ये याद रखना है, आप लोगों ने टिग्रे संकट के बारे में ज़रूर सुना होगा। अफ्रीका महाद्वीप का ये मुद्दा था, मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था। इसी टिग्रे संकट के बाद अमेरिका ने हाल ही में इथियोपिया और इरिट्रिया दोनों को ही बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम होगा ई नायरा ये लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ई नायरा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया जाएगा नाइजीरिया के द्वारा। आप लोगों ने कई क्रिप्टो करेंसी के नाम सुने होंगे, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, ब्रिटकॉइन हो गया। ब्रिटकॉइन आप लोगों ने इस पर्पज से सुना होगा, तो हाल ही में जो ब्रिटेन है इसके द्वारा इसकी नई डिजिटल करेंसी लाए जाने का फैसला किया गया था, जो कि ब्रिटकॉइन के नाम से लाई जानी है। फिर एक आप लोगों ने डॉजी कॉइन भी सुना होगा, जो कि एलन मस्क से रिलेटेड है। हालांकि वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो नाइजीरिया है ये अपनी नई डिजिटल करेंसी लाने जा रहा है जिसका नाम होगा ई नायरा। अभी डिजिटल करेंसी क्या होती है? तो आप कह सकते हैं कि एक तरह की आभासी मुद्रा है, यानी कि डिजिटल करेंसी है जिसे कि ना हम देख सकते ना ही छू सकते हैं। तो 2021 में, मतलब कि इसी साल,
ये अपनी डिजिटल करेंसी लेकर के आ रहा है। नाइजीरिया ने यदि देखा जाए तो फरवरी में, अभी जो फरवरी निकला है, इस फरवरी में अपने बैंकों और वित्तीय संस्थानों में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन या सुविधा प्रदान करने से रोक लगा दिया था और अब ये खुद का डिजिटल करेंसी लाने जा रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो अल सल्वाडोर है, ये दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बना था जिसने कि डिजिटल करेंसी को मान्यता दे दी थी। हालांकि धीरे धीरे और भी कई कंट्रीज़ हैं जो कि इस दिशा में यानी कि इसे एक्सेप्ट कर रही हैं। फिलहाल यदि हम बात करें नाइजीरिया की, जो कि अफ्रीकी कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है अबूजा। करेंसी है नाइजीरियाई नायरा। प्रेसिडेंट ये लास्ट ईयर ही बनाए गए हैं, इनका नाम है मोहम्मद बुहारी। यहाँ से मैंने आप लोगों को लोकेशन बताई थी ऑयल रिवर की, जो कि कहाँ जाकर के गिरती है? गल्फ ऑफ गिनी में। अगला क्वेश्चन है, नजीब मिकाती को किस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है? तो ये भी हाल ही में लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें लेबनान की, हालांकि इनके बारे में मैं आप लोगों को क्या एक्स्ट्रा बताऊं कि इन्होंने संसद के चुनाव में मतलब कि ये जीत लिया है और अभी यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। लेबनान आप देख पा रहे हैं मिडिल ईस्ट एशिया का एक देश है। इसकी कैपिटल है बेरूत। बेरूत ये लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी। क्यों चर्चे में थी? तो यहाँ जो ब्लास्ट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के कारण, यहाँ सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। करेंसी तो ये है लेबनानी पाउंड। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो 1 या 2 महीने पहले मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ की एक चर्चित रिवर के बारे में, दैट इज़ लितानी रिवर। ये क्यों चर्चे में आई थी? तो इसी लितानी रिवर में प्रदूषण के कारण, मतलब कि जल प्रदूषण के कारण लगभग 40 टन मछलियाँ, आप सोच सकते हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ यह मृत अवस्था में पाई गई थी। और आप ये भी याद रखेंगे कि लेबनान ये मेडिटेरियन सी से सीमा साझा कर रहा है, सीरिया भी कर रहा है और इजराइल भी कर रहा है। आप लोगों को ये याद रखना है कि जॉर्डन की सीमा मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है। ट्यूनीशिया की यदि हम बात करें तो हाल ही में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे हिचेम मचीची, इन्हें बर्खास्त किया गया है। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं नेफ्ताली बेनेट। और हैती क्यों चर्चे में था? यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नाउका मॉड्यूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है? तो ये भेजा गया है रशिया के द्वारा। कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है इसकी स्थापना 5 कंट्रीज़ के द्वारा मिल करके की गई थी। अच्छा, ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है? तो आप कह सकते हैं कि ये एक चलता फिरता घर होता है जिसमें कि अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, यहाँ महीनों रहते हैं और अपनी रिसर्च यहाँ कंप्लीट करते हैं। तो इस ISS का ये जो समझौता था 2024 में ये कंप्लीट होने वाला था, मतलब कि रशिया को इससे एग्जिट होना था। रशिया ने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम इसमें दोबारा शामिल नहीं होंगे, हम खुद का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं। इसी क्रम में इसने भेजा नाउका मॉड्यूल को। नाउका मॉड्यूल, इसे भी आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से चलता फिरता घर होगा। ये एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला होगी जिसमें कि रिसर्च किए जाएंगे। और रशियन लैंग्वेज में यदि देखा जाए तो नाउका का अर्थ होता है विज्ञान। और माना यह जा रहा है कि ये रशिया का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिस पर ये काम कर रहा है। और ये कल ज़्यादा चर्चे में आया था क्योंकि इसमें जो लोग बैठ कर के गए हैं इनसे कनेक्शन टूट गया था। इनसे लगभग 45 मिनट तक कोई भी कनेक्शन नहीं बन पाया था, जिसके कारण चिंता जताई जा रही थी कि आखिर क्या टेक्निकल इशू हो गया जिसके कारण ये कनेक्शन टूटा है। हालांकि बाद में वो संपर्क हो गया था। तो इसमें वे सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता रखी है। यहाँ सभी सुविधाएं हैं, क्या ही मैं बताऊँ इसके बारे में। तो यहाँ जाकर के रिसर्च किया जाएगा, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। रशिया की यदि हम बात करें, इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन। करंट से यदि आप रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत और रशिया के बीच में एक्सरसाइज आयोजित की जानी है जिसका नाम है इंदिरा। हालांकि एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एविया इंदिरा। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में रशिया के द्वारा S-500 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। S-400 मिसाइल ये भी रशिया से ही रिलेटेड है जो कि भारत ने ऑलरेडी परचेस कर रखी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पक्ष में सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है कर्नाटक। देखिए, जनरल को भी आरक्षण मिल रहा है, EWS कैटेगरी में 10%, OBC को भी मिलता है, ST/SC लगभग हर कैटेगरी को कुछ न कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ ट्रांसजेंडरों के हित की यदि हम बात करें तो इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए
पहल करने वाला, आप कह सकते हैं, पहला राज्य बना है कर्नाटक। जैसे कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जो ओडिशा है, यहाँ भी हाल ही में जो पुलिस विभाग है, यहाँ जो नौकरी निकाली गई है सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की, इसमें भी ट्रांसजेंडरों को मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा जो असम है, असम से रिलेटेड क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर का ऑप्शन शामिल करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना था। तो इनके हित के लिए ये एक अच्छी पहल है जो कि राज्य सरकारें कर रही हैं। इसी के साथ ऐसी पहल करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। और यदि देखा जाए तो कर्नाटक राज्य ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी है बेंगलोर। मुख्यमंत्री और राज्यपाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, ये कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं क्योंकि हाल ही में यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल कौन है, तो ये बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत ये थे पहले सदन के नेता, लेकिन अब सदन के नेता ये कौन बन गए हैं, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ये थे पहले रेल मंत्री, और अब रेल मंत्री कौन बन गए हैं, अश्विन वैष्णव। ये सारी चीज़ें आप लिंक करके याद रख सकते हैं। और आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये जो दूसरा संस्करण होगा, इसे कर्नाटक ही होस्ट करेगा। साथ ही भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में ही स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है, तो यह आधारशिला भी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा रखी गई है मांदेर डिसा गांव में। अच्छा, आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि ये जो बैम्बू है यानी कि बांस, ये पहले पेड़ की कैटेगरी में आता था। तो पेड़ ये भारत में काटना अलाउ नहीं है, कहने का मतलब है। इसके बाद इसे घास की कैटेगरी में रखा गया, तो इसे अब काटा जाया जा सकता है। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि जो नेशनल बैम्बू मिशन है, जो कि 2018-19 में लॉन्च किया गया था, हालांकि इसमें अगरबत्ती उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसे इनकरेज भी किया जा रहा था। अब वो कैसे, तो देखिए, जो अगरबत्ती होती है इसमें जो अंदर लकड़ी देखी होगी आप लोगों ने, ये बांस ही तो होती है। माना जाता है कि ये जो बांस होता है ये कार्बन का, मतलब कि एक बहुत ही अच्छा कार्बन सिंक होता है। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है। अच्छी बात यह है कि इसे दोबारा रोपने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि यदि काट लिया जाता है तो ये बिना रोपे, बिना दोबारा रोपे ये उसी स्थान पर दोबारा से उग जाता है। और यदि देखा जाए तो ये जो बैम्बू होते हैं इसका इस्तेमाल कई सजावटी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो इसका संरक्षण भी ज़रूरी है और इसके उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत ये जो बांस औद्योगिक पार्क है, इसकी आधारशिला हाल ही में असम में रखी गई है। असम की यदि हम बात करें, जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। अच्छा, असम से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन यहाँ मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि पर्यटन संजीवनी योजना यहाँ चर्चे में थी, अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना, भारत का एकमात्र गोल्डन बाग यहीं देखा गया है, और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जिसकी आधारशिला असम के जोगीघोपा में ही रखी गई। और असम का 7वां नेशनल पार्क भी बना है, इसका नाम क्या है, दिहांग पटकाई। अगला क्वेश्चन है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है, तो ये अनुमानित की गई है 9.5%। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि IMF के द्वारा जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है, ये वैश्विक विकास दर की मैंने बात की थी, जो कि फोरकास्ट की गई थी 6%। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के लिए इसने कितना अनुमानित किया है, तो ये 9.5% अनुमानित किया गया है, क्योंकि कोरोना की अभी जो दूसरी लहर आई थी 2-3 महीने पहले ही, इसने भारत की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित किया है। क्योंकि यही IMF है जिसने कि भारत की जो ग्रोथ रेट है ये पहले तो 12.5% फोरकास्ट की थी, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है। हालांकि इसने ये भी कहा है कि आने वाला जो साल है 2022 का, इसमें भारत तेज़ी से ग्रोथ कर सकेगा। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में स्थित है। MD ये है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर हैं ये है गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस संस्था के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो इसे IMF ही रिलीज़ करता है। और IMF की मेंबर कंट्रीज़ ये हैं 190। इसका जो 190th मेंबर कंट्री बना है ये लास्ट ईयर ही बना है, एंडोरा।
तो इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं SN प्रधान। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो ये रिप्लेस कर रहे हैं राकेश अस्थाना को, जिन्हें अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। यदि हम बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो ये लास्ट ईयर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये ज़्यादा ही चर्चे में आया था। ये है क्या? तो आप कह सकते हैं कि ये भारत में ड्रग तस्करी से लड़ने के लिए और जो अवैध पदार्थ होते हैं इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत में एक तरह की खुफिया एजेंसी है। इसके जो महानिदेशक होते हैं ये IPS या IRS ऑफिसर होते हैं। तो पहले जो थे ये IPS ऑफिसर थे राकेश अस्थाना, लेकिन अब बने हैं IRS ऑफिसर जो कि हैं SN प्रधान। यदि हम बात करें कुलदीप सिंह की, तो ये CRPF के महानिदेशक हैं। SS देसवाल ये है ITBP के महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनुष्यों में बर्ड फ्लू का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो ये मामला है हरियाणा का। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इंसानों में बर्ड फ्लू होने का ये जो मामला था इसके कारण भारत में पहली मौत हुई है। और भारत में ये जो पहली मौत थी कहाँ हुई थी? दिल्ली के एम्स में 11 वर्षीय लड़के में ये देखा गया था, जिसके बाद से उसकी मौत हो गई थी। तो बर्ड फ्लू, इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। माना यह जा रहा है कि भारत में मनुष्यों के बीच ये ऐसा पहला मामला है जिससे कि इंसानों की ये पहली मौत भी हो चुकी है। साथ ही चाइना का आप लोगों को याद आना चाहिए, चाइना में अभी हाल ही में बर्ड फ्लू का इंसानों में होने का पहला मामला देखा गया था। H10N3 स्ट्रेन के साथ ये चाइना में आया था। भारत में इसका स्ट्रेन जो कि मौत हुई है H5N1 ये वायरस के कारण हुई है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये जो पहली मौत हुई है ये एम्स दिल्ली में हुई है, लेकिन ये जो मामला था ये था हरियाणा का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, यह किस खेल से संबंधित है? तो मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी। देखिए, नंदू नाटेकर, वैसे ये तो रिलेटेड है बैडमिंटन से। कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी थी। हालांकि मैंने टेक्निकल टीम को कॉल भी किया था कि मुझसे एक गलती हो गई है, आप ये पिन कर दें। मैंने खुद कमेंट करके ये जानकारी दी थी कि नंदू नाटेकर जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो कल मैंने हॉकी के खिलाड़ियों के बारे में बात की थी, आज मैं आप लोगों को 2 इम्पॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर के बारे में बताती हूँ जिनका नाम चर्चे में रहता है, पुलेला गोपीचंद और PV सिंधु। देखिए, PV सिंधु इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने कल ही सेमीफाइनल में जगह ये पक्की कर ली है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर क्या था? नासिर कमल। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? हालांकि देखिए, अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आई थिंक जो 1 महीने से भी क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे, इन्हें करंट को रिलेट करना और जियोग्राफिकल लोकेशन को समझना ये तो धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ आप ये भी जवाब देंगे कि हाल ही में चर्चे में रहा पेगासस स्पाईवेयर, ये किस देश से रिलेटेड है? ये बहुत ज़्यादा चर्चे में था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।